हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप एजुकेशन पर। तो इस वीडियो में हम क्लास 11th का एक चैप्टर है जिसका नाम है मैथ में सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या को हम समझेंगे और इस पर आधारित सभी सवाल लगाएंगे बालाजी पब्लिकेशन बुक की। ठीक है, तो आप किसी भी बुक से पढ़ते हो ये मायने नहीं रखता है, बशर्ते कि मायने ये रखता है कि आपको सवाल आने चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो बुक है थोड़ा हार्ड है और इससे अगर सवाल आपको आएगी तो सभी प्रकाशन का आप कर ले जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझेंगे सम्मिश्र संख्या और इस पर कौन कौन सी सवालें बनती है तो इसको हम देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। देखिए, जो सम्मिश्र संख्या होती है वो दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। किससे? वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, जो सम्मिश्र संख्या होती है आपकी ये दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो देखिए, तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं सम्मिश्र संख्या की कि ऐसी संख्या जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनती है वो क्या कहलाती है? सम्मिश्र संख्या। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, पहला 3 + 4i। अब देखिए, इसमें जो आपका क्या कहते हैं 3 है, ये आपका वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। और ये जो काल्पनिक संख्या क्या होगी? जो आयोटा या आई से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि ऐसी संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनती हैं क्या कहलाती हैं? सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। जैसे हमें कोई भी सम्मिश्र संख्या मानना है तो हम किसके बराबर मानेंगे? जेड से। तो जेड बराबर इसको लिख सकते हैं 3 + 4i। और ये वाला इसका जो पार्ट होता है ये वास्तविक होता है और आई से जो रिलेटेड पार्ट होता है, संबंधित पार्ट होता है, वो कौन सा होता है? इमेजिनरी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सम्मिश्र संख्या समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार कि ऐसी संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं क्या कहलाती हैं? सम्मिश्र संख्या। जैसे एक हमने माना, और सम्मिश्र संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। तो हमने मान लिया जेड बराबर 3 + 4i। अब कैसे पता चलेगा कि क्या कहते हैं ये सम्मिश्र संख्या है या नहीं है? इसमें आपका आई अनिवार्य रूप से रहेगा। अगर आई है तो आपका क्या कहलाएगा? सम्मिश्र संख्या। ठीक, तो आइए थोड़ा सा वीडियो को आगे और समझेंगे। तो देखिए, सम्मिश्र संख्या में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने होंगे। तो देखिए, मान लीजिए जैसे कोई सम्मिश्र संख्या है उसका संयुग्मी क्या होता है? ठीक है, संयुग्मी का मतलब होता है अपोनेंट। ठीक, तो जैसे मान लीजिए जेड कोई संख्या है, हमने लिया उदाहरण 5 + 6i। हमने मान लिया सम्मिश्र संख्या। कैसे पता चलेगी सम्मिश्र संख्या है कि नहीं? देखिए, इसमें एक आपका ये वाला होगा रियल और ये वाला क्या होगा? इमेजिनरी। तो ऐसी संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक भागों से मिलकर बनी होती हैं सम्मिश्र संख्या कहलाती है। देखिए, अगर हमें इसका संयुग्मी ज्ञात करना होता है तो संयुग्मी को लिखते हैं जेड के ऊपर बार, हल्का सा माइनस लगा देंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा? जेड बार। तो इसमें संयुग्मी हमें बनाने के लिए किसी भी मतलब सम्मिश्र संख्या का उसका जो आई वाला भाग होता है उसको माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस। तो देखिए, जो आई था उसको हमने क्या कर दिया? माइनस। तो यहाँ से जेड बार बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 5, और ये प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? -6i। यही आपका क्या होता है? संयुग्मी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा संयुग्मी क्या होता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, सम्मिश्र संख्या रहे, यदि उसमें हम आई का मान ऋणात्मक कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? चाहे आपका ये पहले से ही ऋणात्मक रहे, जैसे देखिए 3 - 4i। अब इसका भी अगर संयुग्मी निकालेंगे तो जेड बराबर 3 बार 4। अब इसको आई को -i लिख देंगे। ठीक है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4i। तो ये इसका क्या कहलाएगा? संयुग्मी। ठीक है, तो संयुग्मी का क्या मतलब होता है कि जो आपका आयोटा रहता है, जो आई का मान रहता है, उसी को हमें ऋणात्मक करना पड़ता है। अगर प्लस में है तो माइनस में करेंगे और माइनस में है तो माइनस का ऑलरेडी माइनस ही करेंगे। ठीक है, तो इस आई के मान को अगर हम ऋणात्मक कर देंगे तो हल करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा? सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगला टॉपिक हमारा हो सकता है सम्मिश्र संख्या का मापांक। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमें दिया रहे, मापांक हमें कैसे निकालना है सम्मिश्र संख्या का। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है
यही इसी का निकाल लीजिए 3 + 4i। तो इसका मापांक अगर हमें निकालते हैं तो सर्वप्रथम इस दी हुई संख्या को किसके बराबर मानते हैं, z के। जैसे ये 3 + 4i, क्योंकि क्यों z के बराबर मानते हैं, क्योंकि जो सदिश संख्या होती है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, z से। तो देखिए अगर हमें इसका मापांक निकालना है तो सर्वप्रथम इसको हम माड में लगाते हैं। मापांक का मतलब ही होता है मॉडुलस, ठीक है, या रिजल्टेंट। तो इसको लिखते हैं 3 + 4i। अब मतलब इसका मापांक निकालने का एक सूत्र होता है कि अंडर रूट के अंदर वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग। ठीक, क्या होता है सूत्र कि अगर हमें मापांक निकालना है सम्मिश्र संख्या का तो उसका सूत्र होता है कि वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग। अब वास्तविक संख्या हमने बताया है कि जो बिना आई वाला रहता है, ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट, इसमें आई है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या। और इसमें देखिए जो आई से रिलेटेड रहेगा, जो आई से संबंधित रहेगा, वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, यानी कि काल्पनिक संख्या। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि वास्तविक वाली संख्या लेते हैं और काल्पनिक वाली संख्या लेते हैं और दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या का मापांक, मॉडुलस। ठीक, तो देखिए वास्तविक संख्या पे क्या है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे प्लस काल्पनिक संख्या क्या है, आई का गुणांक होता है। ठीक, तो इसका 4 का वर्ग करेंगे। तो देखिए 3 का वर्ग कितना आता है, 9 + 4 का वर्ग 16, अंडर रूट में 25, अब 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5। तो इसका हमें सम्मिश्र संख्या का मापांक कितना मिला, 5। प्रोसेस समझिए, तरीका समझिए, आप किसी भी संख्या का बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसमें आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या और दूसरा क्या, काल्पनिक संख्या। तो कोई भी सम्मिश्र संख्या दिया है, जैसे देख लीजिए, जैसे 5 + 9i है, तो इसके हमें निकालना है। तो जो बिना आई वाला रहता है, जो मतलब बिना आई वाला पार्ट रहता है, उसको बोलते हैं मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो इसी का वर्ग कर रहा है कि दोनों संख्याओं का, वास्तविक वाले का और काल्पनिक वाले का वर्ग करके जोड़ दीजिए तो क्या कहलाएगा, मतलब सम्मिश्र संख्या का मापांक। देखिए 5 का वर्ग करेंगे प्लस इसमें काल्पनिक संख्या क्या है, 9, तो इसका वर्ग कर दीजिए। तो 5 का वर्ग जानते हैं आप 25 होता है और 9 का 81, तो 5 × 1 = 6 और 8 × 2 = 10, 106। इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें कितना मापांक प्राप्त हुआ, 106। तो यानी कि कहने का तरीका मतलब समझिए कि आपको अगर मापांक निकालना है किसी भी सम्मिश्र संख्या का, चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, तो उसमें हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। और हमारे पास सूत्र होता है सिंपल सा कि क्या कहते हैं, मापांक बराबर वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग, पूरा किस में रहेगा, वर्गमूल में, अंडर रूट में। ठीक, तो अगला टॉपिक और हम बढ़ते हैं। ये केवल अभी आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार की सवालें हमें क्या करनी होगी, लगानी होगी प्रश्नावली में आगे। तो तरीका आप समझे रहेंगे कैसे लगाया जाता है, तो हम सवाल बहुत ही आसानी तरीके से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा, मापांक हमने सीख लिया, अब हम सीखने जा रहे हैं गुणांक। अभी पूरा सवाल नहीं लगवा रहे हैं, सवाल एक एक लगवाएंगे। गुणांक, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। अब समझ लीजिए, हमें ये सभी टॉपिक किससे रिलेटेड है, सम्मिश्र संख्या से। किससे रिलेटेड है, सम्मिश्र संख्या से। तो देखिए अगर सम्मिश्र संख्या का हमें गुणांक निकालना पड़े, ठीक है, तो गुणांक को प्रायः थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक सूत्र होता है थीटा बराबर tan इनवर्स y/x। ठीक, या तो यही इसको लिख सकते हो आप tan थीटा बराबर y/x या b/a। अब इसमें समझिए, जैसे एक सवाल दिया रहे, हमें इसका निकालना है, जैसे है 5 - 6i। ठीक, जैसे हमें 5 - 6i का गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, गुणांक। तो हमारे पास सूत्र पता है, थीटा बराबर क्या होता है, पहले हम इसकी तुलना कर देंगे, x धन i y से तुलना करने पर x धन i y क्या होता है, एक सम्मिश्र संख्या हम मान सकते हैं किसको, x धन i y के बराबर। तो इसमें जो x होगा ये आपका रियल नंबर होता है और जो y होगा ये आपका क्या होता है, इमेजिनरी नंबर।
तो यहाँ से देखिए x बराबर, दोनों को जब तुलना करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा -6, क्योंकि यहाँ पे तुलना जब करते हैं तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस वाला आएगा क्योंकि प्लस वाला नहीं होता है। तो देखिए, तो यहाँ से हमने क्या किया, किसको हमने किसके बराबर माना, x धन i y के। तो जब दोनों की तुलना की तो x बराबर 5 मिला और y बराबर -6। तो सूत्र हमारे पास क्या होता है पूर्णांक निकालने का, थीटा बराबर tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या होता है -y, मतलब y बटे x। तो y बटे x का मान कितना है 5। तो देखिए थीटा बराबर हमें वैल्यू कितना प्राप्त हुई, -6/5। अब देखिए थीटा जो है ऋणात्मक रहता है किसी किसी में धनात्मक। तो आप पढ़े होंगे एक सूत्र कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है -tan थीटा, यानी कि जो माइनस का थीटा रहता है वो माइनस आगे आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स 6/5 आगे माइनस। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, तरीका बहुत ही सिंपल है कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कोई सम्मिश्र संख्या दी रहेगी उसकी तुलना हम कर देंगे x धन i y से। तो x धन i y से करेंगे तो एक हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होगी और एक काल्पनिक। तो सीधा सा सूत्र होता है थीटा बराबर y बटे x, जो दूसरे वाले रहता है उसको y मानते हैं, जो पहला वाला रहता है उसको x। तो y बटे x होता है, अगर थीटा आपका ऋणात्मक है तो थीटा बाहर आ जाता है, माइनस आपका बाहर आ जाएगा। अमूमन ऐसे दिया नहीं रहता, लेकिन आप ऐसे हल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको पूर्णांक। ठीक है, तो अगला टॉपिक की ओर हम चलते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा ओमेगा से रिलेटेड। किससे, ओमेगा से। देखिए ओमेगा से रिलेटेड कुछ टॉपिक समझ लीजिए। तो देखिए ओमेगा जो होता है ये समिश्र संख्या का अगर घनमूल है तो उसके 3 मूल होते हैं। एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर, एक होता है ओमेगा क्यूब। तीनों के वैल्यू होते हैं। ठीक है, जैसे कहीं दिया रहे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको ओमेगा को लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो ओमेगा बराबर क्या हो सकता है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। यदि हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो इस तरफ प्लस है, 0 को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो इन सब का प्रयोग हम कुछ प्रश्नावलियों में करेंगे। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, देख लीजिए फिर से कि यदि हमारा ओमेगा जो है समिश्र संख्या का घनमूल हो। ठीक है, तो उसमें एक तो फार्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे। कहीं भी अगर वैल्यू इसके बराबर में मिलेगा तो क्या रख देंगे 0। जैसे हमें ओमेगा की वैल्यू रखनी हो तो इसको हम -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर भी रख सकते हैं वहाँ पे। जैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं -1। इसी से हमने क्या किया है, 2 को रख के उस तरफ 1 को पक्षांतर कर दिया है। देखिए 2 को रखा हमने -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा को पक्षांतर कर दिया। फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को रखा तो -1 को पक्षांतर कर दिया। ठीक है, और देखिए आगे हमें जैसे एक सवाल देख लीजिए, दिया है 5 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5। तब ये किस टाइप का है, इसको क्रम से लिख लीजिए 5 प्लस 5 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। 5 कामन ले लीजिए, कामन का मतलब होता है सभी संख्याओं में भाग। तो क्या प्राप्त होगा 1 धन ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0, तो रख दीजिए। तो 5 × 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो वही हमने बताया ना कि जहाँ हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा वहाँ हम क्या रखेंगे 0। ठीक है, समझ में आया होगा कि सवाल थी 5 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 बराबर, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो इसकी वैल्यू हमने क्या किया कि 5 कामन ले लिया, तो हमें ब्रैकेट में क्या प्राप्त हुआ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो जिसका मान क्या होता है 0 के बराबर। ठीक, तो ये हुआ ओमेगा से रिलेटेड टॉपिक। अब देखिए कहीं पे अगर कहीं पे अगर आई स्क्वायर दिया रहता है तो इसका मान जो होता है -1 के बराबर होता है। किसका बराबर होता है -1 के। इसका भी बहुत उपयोग है,
ठीक है, पूरे प्रश्नावली में हम इसका उपयोग करेंगे। और देखिए कहीं कहीं पे सम्मिश्र संख्या आपका हर मतलब दिया रहे, जैसे 1/3 - 4i। तो जो आयोटा होता है, जो आई होता है आपका, जो आई होता है वो कभी भी ऋणात्मक में नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका परिमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयीकरण। अब परिमेयीकरण क्या होता है समझ लीजिए, जो ये वाला जो हर में जो संख्या होती है इसी का संयुग्मी से हम गुणा करते हैं। संयुग्मी हमने बताया है कि -i कर देते हैं, तो इसका क्या कहलाता है, संयुग्मी। तो इसी के विपरीत चिन्ह वाला इसी सेम संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो इसमें देखो इसका सेम संख्या वाला क्या हो जाएगी, 3 धन 4i, 3 धन 4i। कहने का अर्थ ये है कि अगर हर में कहीं अयोटा है, आई है, तो हर में कभी भी आई नहीं रहना चाहिए। आपको अंश में चाहे आई रहे या ना रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हर में आपका आई है तो इससे हम गायब करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर इसको हल कर लीजिए, 3 धन 4i, एक का गुणा करेंगे वही आएगा। अब ये देखिए, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। देखिए यहाँ पे 3 - 4i और 3 + 4i, तो ये बन रहा है a² - b²। तो सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का मान कितना, 4i, तो वर्ग हो गया। तो 3 धन 4i, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 माइनस 16i²। अब बताएं जहाँ जहाँ i² रहेगा वहाँ क्या रखेंगे, -1, क्योंकि इसका गुण होता है, ठीक है, कैरेक्टर होता है i² का, कि i² की वैल्यू कितना रखा जाता है, -1। तो देखिए 3 धन 4i 9 और माइनस 16 और -1, तो 3 धन 4i 9 और माइनस माइनस क्या हो गया, +16। तो 3 धन 4i बटे कितना हो गया, 16 9 25। ठीक, समझ में आया। तो हमने क्या किया, इसी प्रकार से कहीं भी आपका बटे में आई रिलेटेड रहे, चाहे अकेला रहे चाहे किसी भी संख्या के साथ रहे, तो हम क्या करेंगे, उस आई को अंश के रूप में परिवर्तित करेंगे और हर से जो है आई को गायब कर देंगे। आपका न्यूमरेटर के रूप में आना चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं। आप परिमेयीकरण कर दीजिए या फिर इसी में आई क्या ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हर जो है आई से गायब हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे आई का उपयोग देख लीजिए, जो आयोटा होता है इसी का पूरे प्रश्नावली में हम उपयोग करेंगे। जैसे देखिए ये तो हुआ i² का मान, तो i³ का हम क्या लिख सकते हैं, i³ की वैल्यू क्या हो सकती है, इसको लिख सकते हैं i² × i। पढ़े होंगे आप कि किसी भी संख्या का घात मतलब होता है वही संख्या उतनी बार गुणनखंड के रूप में। ठीक, तो इसको हमने क्या किया, i² को साथ में ले लिया, तो यही हमने किया है i² × i। ठीक, देखिए तो i³ है, तो हम i³ को क्या लिख सकते हैं, i² × i। तो i² का मान हम क्या जानते हैं, -1 × i, तो इसका मान हमें क्या प्राप्त हुआ, -i। ठीक है, अब जैसे i के पावर 4 रहे, इसको लिख सकते हैं i² × i²। i² ही लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें i² का मान पता है, बाकी किसी का मान पता है क्या, नहीं पता है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, i² के रूप में तोड़ना पड़ेगा। चाहे देखिए i की पावर 16 रहे, तो इसको भी हमें i की पावर 16 का मान तो हमें पता नहीं है, हमें किस रूप में बनाना पड़ेगा, i² के रूप में। अगर i² के रूप में हम बना लेंगे तो i² का मान क्या होता है, -1। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं i² की पावर 8, 8 दूनी 16। तो i² का मान -1 हो गया और 8। अगर सम संख्या है तो मान 1 आएगा, अब विषम संख्या है तो आयोटा आएगी। ठीक, अब इसका देख लीजिए, तो i² का मान क्या होता है, -1, i² का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का गुणा 1। ठीक, एक दो और सवाल देख लीजिए, फिर हम चलेंगे प्रश्नावली की ओर और सभी सवाल बताएंगे। देखिए जैसे दिया रहे i की पावर 23 प्लस i की पावर 26 प्लस i की पावर 28 प्लस i की पावर 29। सिंपल सा तरीका होता है, अगर i की पावर पूर्ण संख्या है, क्या है, सम संख्या है, सम संख्या क्या है, सम संख्या है, तो इसका मान -1 होगा।
क्या होगा, इसका मान 1 होगा। सॉरी, अगर आई पावर सम संख्या है तो इसका मान 1 होगा, अगर विषम संख्या है तो इसका मान -i होगा। ठीक, कैसे होगा अभी देख लीजिए आपके सामने। देखिए इसको जब हल करते हैं तो इसको हम देखिए आई स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर 11, 11 दूनी कितना हो गया 22 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर 13, 13 दूनी 26। हमें इस प्रकार से करना होगा कि घात से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन टूट जाए। तो हमने इसको तोड़ने के लिए क्या किया कि आई स्क्वायर के रूप में लिखना अनिवार्य है। क्यों लिखना अनिवार्य है, क्योंकि आई स्क्वायर का ही वैल्यू हमें पता है। जैसे इसका मान हमें निकालना है, का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल दिया रहेगा बहुत, आपका प्रश्नावली में देखोगे तो बहुत सारे सवाल ऐसे ही मिलेंगे सेम प्रकार से। तो देखिए हमें इस प्रकार के सवाल है तो सर्वप्रथम हमें आई स्क्वायर के रूप में बनाना पड़ेगा। किसके रूप में बनाना पड़ेगा, आई स्क्वायर के रूप में। क्यों बनाएंगे आई स्क्वायर के रूप में, क्योंकि हमें केवल आई स्क्वायर की ही वैल्यू पता है, मान पता है, तो हमें आई स्क्वायर के रूप में बनाना पड़ेगा। देखिए हमने बताया क्या, अगर सम संख्या रहता है तो मान 1 आता है और विषम संख्या रहता है तो -i। ठीक, तो देखिए 23 क्या है, सम है कि विषम है, विषम है। ठीक है, तो अभी आएगा -i। ये देखिए सम है, ये भी सम है, इसका 1 1 आएगा और इसका -i। ठीक, तो देखिए इसका मान क्या आ सकता है, तो आई की पावर 23 है तो हमने लिखा आई स्क्वायर की पावर 11 गुणते आई, 11 दूना 22 1 23। फिर इसको देखिए 26 है तो 13 दूना 26 प्लस आई की पावर 28 है तो इसको लिखते हैं आई स्क्वायर की पावर क्या 14, 14 दूनी क्या होता है 28 प्लस अगला आई स्क्वायर की पावर 14 इंटू आई, 14 दूनी 28 1 29। अब हम जानते हैं क्या, आई स्क्वायर का मान बराबर क्या होता है -1। तो रखिए, तो -1 की पावर 11 इंटू आई प्लस -1 की पावर 13 प्लस -1 की पावर 14 प्लस -1 की पावर 14 गुणते आई। हमने क्या किया, हमने आई स्क्वायर बराबर -1 रख लिया। क्यों, क्योंकि आयोटा का आई स्क्वायर का मान जहाँ जहाँ रहेगा उसका मान क्या होगा -1। देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर था, आई स्क्वायर के रूप में हमने बनाया, तो आई स्क्वायर के रूप में हमने जब बनाया तो इसका मान हो गया -1। तो -1 की पावर 11, फिर अगले में हम रखेंगे आई गुणे के रूप में है। देखिए यहाँ पे एक आई है ना, 11 दूना 22 23 आई। फिर देखिए ये 26 था तो आई स्क्वायर का मान कितना हो गया -1 की पावर 13। फिर ये 28 था, ये विषम संख्या था तो आई स्क्वायर इंटू 14। ठीक, और ये विषम संख्या था तो इसका जानिए आई स्क्वायर का मान -1 होता है, अगर सम संख्या है तो माइनस के बराबर होगा। ये भी क्या हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा +1 और ये देखिए ये आपका हो जाएगा +1 इंटू आई। अब इसका मान क्या हो जाएगा -i, ये -1 +1 प्लस आई क्या -i प्लस 1 का -1 कितना आ गया 0। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की सवाल दिया रहे, चाहे आपका घात 500 600, जैसे देख लीजिए आई की पावर 500 रहे तो इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा आई स्क्वायर के रूप में। क्यों, क्योंकि हमें आई की पावर 500 का मान नहीं पता है, ना ही हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको आई स्क्वायर के रूप में तोड़ दें तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए इसको तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर 250। ठीक, या फिर इसको लिखते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर क्या है 125। ठीक, 125 दूनी क्या होता है 250। तो इस प्रकार से हमें तोड़ना पड़ेगा कि जो आई स्क्वायर का मान रहे, वैल्यू रहे, वो किसके रूप में आए आई स्क्वायर के रूप में। तो जब आई स्क्वायर के रूप में आएगा तो हम वहाँ पे -1 रख देंगे, तो घात सम रहेगा तो क्या कहते हैं 1 आएगा। अगर घात विषम है तो क्या हो जाएगी -i। ठीक, तो उम्मीद है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में ज्ञान हुआ होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में एक एक प्रश्नावली की जो है एक एक सवाल आपको हल कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।